उत्तराखंड में एक नर्स का रेप करके मर्डर कर दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने नर्स के साथ रेप किया। ट्रेनी डॉक्टर के वकील का ये साफ साफ कहना है कि ये मामला खुद ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा ही कराया गया है, प्रदर्शन को रोकने के लिए और उनको डराने के लिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एलिगेशन है, ये ममता जी ने किया। पोस्टमार्टम आरजे कर हॉस्पिटल में ही होती है, जबकि होनी किसी और हॉस्पिटल में चाहिए थी। आज पूरा देश गुस्से में है और उस गुस्से का कारण सिर्फ एक ही है, कोलकाता रेप केस जो डॉक्टर ट्रेनी के साथ हुआ है। और लोग सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि सरकार तो खुद ही रोड पे आ गई है। चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो ममता बनर्जी हैं, जो खुद ही ये तीनों हैं, वो आज रोड पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आज वो रोड शो कर रही हैं। तो लोग सरकार से और क्या उम्मीद रख सकते हैं। और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। तो इसमें सीबीआई का क्या अपडेट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम प्रिसाइजली टाइम टू टाइम फ्रेम की बात करेंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे और कैसे पेरेंट्स तक ये बात पहुंची और लोगों तक कैसे ये बात आई। बिल्कुल प्रिसाइजली टाइम टू टाइम हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज हम बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता का मशहूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आरजे कर मेडिकल कॉलेज, इसका फुल फॉर्म है राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज। इसमें एक 30 साल की जूनियर डॉक्टर जिसकी नाइट शिफ्ट थी, वो लगातार 36 घंटे से शिफ्ट कर रही थी। देन अपने 4 ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर किया और करीब 2 बजे थक कर वो उसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर जाती है और वहाँ एक सेमिनार हॉल था, उसमें थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाती है और उसके बाद सुबह तक कुछ पता नहीं चलता है। अब सुबह 6 बज जाते हैं और 6 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि एक लेडी खून से लथपथ फर्श पे गिरी हुई है और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उस अटेंडेंट को देखकर उसकी चीखें निकल गई और नीचे जाके सभी स्टाफ को बताता है। जूनियर डॉक्टर के बॉडी के ऊपर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था और उसकी आँख, मुंह और बॉडी के लगभग हर पार्ट से खून निकल रहा था। तब हॉस्पिटल का स्टाफ कपड़ा डालता है और 7 बजे अपने बॉस को कॉल करता है, यानी कि वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को। और लगभग 8 बजे डॉक्टर संदीप घोष हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और 9 बजे कोलकाता पुलिस को कॉल करते हैं। उसके 10 से 12 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और 10:53 पर डॉक्टर के मां के मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल जाता है और बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है। इतना बोल के कॉल कट कर दिया जाता है और उनकी मां दोबारा कॉल बैक करती हैं। फिर हॉस्पिटल का स्टाफ फ़ोन उठाता है और कहता है कि आप अस्पताल आ जाएँ। फिर फ़ोन कट हो जाता है और तीसरी बार जब उन्होंने कॉल किया तब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आनन फानन में 12 बजे जब परिवार वाले पहुंचते हैं तब उनको करीब 3 घंटे के बाद बॉडी दिखाई गई और बॉडी को देख के कोई भी इजीली बता सकता था कि ये रेप और मर्डर का केस है, ना कि सुसाइड का। हैरत की बात ये है कि ये बात उनकी फैमिली से वहाँ के डॉक्टर, डायरेक्टर और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, जबकि दूसरे ट्रेनी डॉक्टर ने कहा कि बॉडी देख के कोई आम आदमी भी बता सकता है कि ये सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि रेप का भी केस है। देन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और इनिशियल रिपोर्ट में ये आई कि दोनों आँखों से खून रिस रहा था, मुंह से खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, पेट बुरी तरह से जख्मी था, बायां पैर टूटा हुआ था, गर्दन भी टूटी हुई थी, दाहिना हाथ टूटा हुआ था, रिंग फिंगर टूटी हुई थी, होंठ जख्मी थे और उससे भी खून रिस रहा था। बॉडी का कोई एक ऐसा अंग नहीं था जिससे कि खून ना निकल रहा हो और पूरा बॉडी खून से लथपथ ना हो। और ये पोस्टमार्टम से ही नहीं बल्कि बॉडी पर साफ उनके ज़ख्मों को देखा जा सकता था और लगभग 150 मिलीग्राम सीमेन मिला और रिपोर्ट में आखिरी बात यही थी कि उसका गला घोंटकर हत्या करी गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें एक चीज़ क्लियर नहीं थी कि उसका रेप तब हुआ जब वो ज़िंदा थी या फिर उसकी बॉडी के साथ हुआ है, क्योंकि बॉडी की हालत ऐसी थी कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी।
पोस्टमार्टम आरजे कर हॉस्पिटल में ही होती है, जबकि होनी किसी और हॉस्पिटल में चाहिए थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद डॉक्टरों और लोगों में गुस्सा बढ़ा और सैटरडे को धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अब कोलकाता पुलिस पर दबाव शुरू हो जाता है और मामला हाथ से निकलता जाता है। फिर स्पेशल टीम बनाई गई और मामला चीफ मिनिस्टर तक गया और यहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए वहीं के करीब के श्मशान घाट में ले जाया जाता है, जहाँ पहले से 3 बॉडी आई हुई थी जलने के लिए। डॉक्टर की बॉडी का नंबर 4थे पे था, लेकिन पुलिस ने श्मशान घाट पर सबसे पहले डॉक्टर का अंतिम संस्कार पहले करवाती है और वहाँ पर कोलकाता के सभी सीनियर ऑफिसर्स और डॉक्टर की फैमिली मौजूद थी। जांच सेमिनार हॉल से स्टार्ट हो जाती है। सेमिनार हॉल में एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल के बाहर 2 कैमरा मौजूद था। तो पुलिस उन कैमरे की फुटेज को देखना शुरू करती है और वहाँ के स्टाफ और बाकी के डॉक्टरों से भी पूछताछ करने लगती है। पुलिस ने डॉक्टर घोष, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए उनको समन दिया, लेकिन वो गए ही नहीं। फिर ना पुलिस ने दोबारा उनको बुलाया और ना वो फिर कभी गए पुलिस के पास। कैमरे की फुटेज के हिसाब से डॉक्टर 3 बजे के पहले जिंदा थी और उसके बाद सेमिनार के तरफ जितने लोग जाते दिखते हैं, पुलिस सबके बारे में पूछती है। उसी में एक शख्स नज़र आता है। पूछताछ में पता चलता है कि वो सिविक वॉलंटियर था और ये कोलकाता पुलिस में भी काम करता था एज ए मुखबिर, और लोगों को जब बेड नहीं मिलता था तो वो पैसे लेके बेड भी दिलवाया करता था और ये रूटीन से हॉस्पिटल में कभी भी आता जाता था। लेकिन पुलिस को उस पर सबसे ज़्यादा शक इसलिए भी हुआ क्योंकि फुटेज में उसके गले पे एक ब्लूटूथ नेक बैंड दिखता है, जो क्राइम स्पॉट से भी मिला था। और संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ 3:20 पर सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखता है और ये फुटेज में ही दिखता है कि वो लड़खड़ा के चल रहा है। इसका मतलब है कि वो शराब के नशे में है। देन पुलिस एक टीम को भिजवाती है और संजय को बुलाती है और वो तब भी नशे में ही था। जब पुलिस उसके मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करती है तो जो नेकबैंड था वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और सीसीटीवी में सेमिनार हॉल के अंदर जाने में और निकलने में 40 मिनट का गैप था। देन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब उसके मोबाइल को खंगालती है तब उसमें से कुछ एडल्ट मूवीज़ भी मिलती हैं और जब उसके बैकग्राउंड को खंगालती है उससे भी पता चलता है कि ये सही इंसान नहीं है। इसकी 3 पत्नियों ने इसे छोड़ दिया है और चौथे की कैंसर से मौत हो गई है और माँ और बहन से इसकी हरकतों के चलते बनती नहीं है। और ये सबको ये बता के रखा हुआ था कि ये कोलकाता पुलिस में काम करता है और बाइक पर स्टिकर भी इसने बाकायदे कोलकाता पुलिस की लगा रखी थी। कैप भी ये कोलकाता पुलिस का ही पहनता था। कोलकाता की सीएम पुलिस को 6 दिन की मोहलत देती हैं और कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कुछ पॉइंट्स को रखते हैं जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट्स थे, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देती है। इस बीच हॉस्पिटल में क्राइम स्पॉट यानी कि सेमिनार हॉल के आसपास कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू करा दिया जाता है और क्राइम स्पॉट को प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता है। वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष ने वहाँ से रिज़ाइन किया और 1 घंटे के भीतर ही उनको दोबारा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का हेड बना दिया जाता है। जो डॉक्टर ट्रेनी और लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ये हमला वामपंथियों ने किया है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है उनकी छवि बिगाड़ने के लिए। जबकि ट्रेनी डॉक्टर के वकील का ये साफ साफ कहना है कि ये मामला खुद ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा ही कराया गया है प्रदर्शन को रोकने के लिए और उनको डराने के लिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एलिगेशन है, ये ममता जी ने किया। टीएमसी ऑर्गेनाइज किया, वो गुंडों लोग को लाया आसपास से, चाक लेके लाया और ये हमला किया। ममता बनर्जी भी पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वो खुद ही हैं, तो वो अपने ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल सीबीआई सबसे ज़्यादा पूछताछ डॉक्टर घोष यानी कि प्रिंसिपल से कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी सारे सवाल के जवाब गलत और घुमा फिरा के दे रहे हैं। हालांकि संजय रॉय ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसकी इजाज़त कोर्ट ने दे दिया है, और प्रिंसिपल का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसकी परमिशन के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें कुछ मेजर क्वेश्चन है। ये वो है कि जब बॉडी मिली तब तुरंत पुलिस को ना बुला के बल्कि 3 घंटे के बाद पुलिस को क्यों कॉल किया जाता है।
दूसरा ये कि कोई भी बॉडी देख के बता सकता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर का केस है, तो इसे परिवार वालों से झूठ क्यों बोला जाता है। तीसरा, क्राइम स्पॉट को प्रिजर्व करके क्यों नहीं रखा गया। चौथा, पोस्टमार्टम उसी हॉस्पिटल में क्यों हुआ। पांचवा, क्राइम सीन के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम क्यों चालू कराया गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब किसी को पता नहीं, और पूरा हॉस्पिटल आखिर एक छोटे से मुखबिर को क्यों बचाएगी। जरूर इसमें और भी लोग और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। जो बायोलॉजिकल एविडेंस है जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है, उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में सीबीआई को मिल जाएगी। निर्भया कांड के बाद लॉ रेप को लेकर थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई और भी नए कानून बनाए गए, निर्भया फंड भी रिलीज किया गया। लेकिन अगर हम आंकड़े को देखें तो हमारे देश में रेप की घटना और बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक नर्स का रेप करके मर्डर कर दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने नर्स के साथ रेप किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2021 के रिपोर्ट्स के अनुसार 31,677 रेप केस रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि 86 केसेस डेली। 2020 में 28,046 केसेस थे। 2019 में 32,033 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। 31,677 रेप केसेस में से 28,147 नियरली 89% रेप्स विक्टिम के जानने वाले ने ही किया था, और इन आंकड़ों में 10% 18 साल के नीचे की लड़कियों के साथ हुआ था। इस डेटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की हालत क्या है और हमारे देश में लड़कियां, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उससे इस केस को समझने में आपको हेल्प मिली होगी। दिस इज़ उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।